प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद भाई। सभी कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? एक बार थम्स अप डाल के जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। और अगर यस आवाज़ आ रही है तो थम्स अप डाल दीजिए फटाफट। चलिए भाई, हैप्पी होली सभी को जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप सभी को भी हैप्पी होली। स्टार्ट हुई है अभी? हाँ हो गई। हाँ। हम्म। किसके? राइटिंग वाले का तो हम नहीं करना, डालना। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट सेशन है ये हम लोगों का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। अब मुझे जल्दी से बता दो कितना टाइप कल हमारा, मतलब लास्ट क्लास में हमारा हो गया था। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद से। बच्चा पार्टी, जल्दी से फटाफट बता दो। कितना हो गया था? 40 तक? अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन वाला हो गया था। 40। हैप्पी होली। क्या हाल चाल है मेरे भाई आप सभी के? तो टाइप 41 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 41 क्या है वो समझो। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली। 41 तक, 40 तक हो गया था ना? हाँ, तो मैं 41 से करा रहा हूं। अब सुनो, कई बार एक क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में ये देखा जाता है, इसको लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उसमें एक इन्वर्जन का टॉपिक देता है वो। अब ये इन्वर्जन में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो इनमें से किसी भी एक एडवर्ब से दे देगा। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने सेल्डम से स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो ये वर्ब आती है ना, ये डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के, क्योंकि इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। जब वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में होता है तो इसे इन्वर्जन कहा जाता है। तो यहां पर इस नाउन प्रोनाउन के हिसाब से ये वाली वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा यहां पर नाउन प्रोनाउन होगा वैसी ही यहां पर क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड शी रीच्ड होम। मुश्किल से वह घर पहुंची ही थी। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बारिश जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि यहां पर जो है ये हैड है, पास्ट है, तो शी का कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ऐसे स्केर्सली में इसके हिसाब से ये आ जाएगा और डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट में देखो, रियरली डज ही। अब यहां पर अगर सपोज करो डू होता तो गलत होता, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट माना जाएगा। और इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से आंसर होगा डज। नेक्स्ट, बेयरली हैव आई स्टार्टेड। अब सपोज करो यहां पर हैज आंसर दिया होता तो हम आई के हिसाब से क्या करते? हैव करते। तो ये रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हार्डली, स्केर्सली, रियरली, बेयरली, सेल्डम है, ये नो सूनर, इनसे जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा? इनमें हमेशा इन्वर्जन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, फिर यहां पर वर्ब पहले, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब पहले। अब वी है तो वी के हिसाब से डू आ जाएगा। आई है तो आई के हिसाब से हैव आ जाएगा। और पास्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, खत्म। बस इसमें यही समझाना था टाइप 41 में कि भाई बहुत बार पेपर में ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं।
सेंटेंस में पता नहीं चलता कि यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अनुसार है। तो जो आगे वर्ड दिया है वो सोचते हैं कि यार इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद कर लेना सब लोग। कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, इन दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है भैया, नोट्स में पीपीटी ऐड कर दी, वो मैंने बोल दिया उसको लड़के को, होली के बाद वो अभी गया हुआ छुट्टी पे, तो होली के बाद जो है वो ऐड कर देगा उसको वापस, मतलब दोबारा लिख के डलवाएंगे उसमें ना, पीपीटी नहीं डालेगा उसमें। चलो अगला है WH वर्ड। अब ये मैं आपको समझा दूं, ये एक्चुअल में ये टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट ये अलग से फिर भी मैंने एक बार फिर से दे दिया कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस में आपको WH वर्ड दिया होता है, फिर आप लोगों को सब्जेक्ट दे देगा, फिर आप लोगों को वर्ब दे देगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आपको एक क्लॉज दिया होगा। क्या दिया होगा? क्लॉज दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा? क्लॉज। और ये क्लॉज किसका काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का। तो बहुत बच्चे ये पूछते थे कि भैया यहां पर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, यहां पर ऐसा क्यों हुआ है, जैसे यहां पर इज और आर में से एक ऑप्शन आएगा, तो वो क्या सोचते थे कि भैया दे के हिसाब से तो यहां पर आर आना चाहिए, लेकिन मैं क्या लगाऊंगा? इज आंसर लगाऊंगा। क्यों इज लगाऊंगा? क्योंकि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा क्लॉज है, और जब सब्जेक्ट का काम कोई करता है तो वो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है वो अननोन है, वो बात पता नहीं है। तो क्या अननोन है कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। तो क्लॉज जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वो सिंगुलर ही होता है। वेयर शी कीप्स हर डायरी, वो अपनी डायरी कहां पर रखती है। ठीक है, ये क्लॉज आ गया पूरा, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। वॉट ही सेड यस्टरडे, उसने कल क्या कहा था, इज सरप्राइजिंग। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया यहां पर यस्टरडे है तो वॉज कर दो, लेकिन नहीं, ये तो अलग है, ये तो अलग क्लॉज है। यस्टरडे के हिसाब से ये वाली वर्ब लगेगी, तो ये पास्ट में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज सिंगुलर है तो इसीलिए आपका इज आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ा दिया था मैंने। ये रहा, विच बुक डू यू चूज, कौन सी किताब तुम चूज करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये नाउन क्लॉज हो गया, सिंगुलर है, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने समस्या को कैसे सॉल्व किया, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, जो कि अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। हालांकि ये मैं पढ़ा दिया तो इसलिए आपको अब आसान लग रहा होगा कि भैया इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो टाइप 43 में क्या है, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हों और उनसे पहले, ठीक है, उनसे पहले नो का इस्तेमाल किया गया हो। किसका क्या गया हो? नो का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, नो प्रीसीड्स का मतलब है पहले, नो अगर पहले आ रहा है तो। यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले नो का प्रयोग किया गया हो तो इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है। जैसे हमने ये नहीं पढ़ा था कि ईच और एवरी वाला, ईच एवरी वाला, कि अगर ईच एवरी आ गया तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो ऐसे ही अगर नो आ गया तो नो के केस में भी सिंगुलर हो जाएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल में, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, ना कोई टीचर और ना कोई स्टूडेंट। अब इसको जनरली बच्चे क्या मान लेते हैं? प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये भी क्या होगा? ये भी सिंगुलर ही होगा, ये भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से यहां पर वॉज ही इसका आंसर होगा, ये सही है। तो इसमें नो एरर है, एक्चुअल में इसमें वर था बट उसने ऑलरेडी करेक्शन करके दे दिया, तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको नो एरर मानेंगे। ठीक है, इसमें नो एरर आंसर हो जाएगा। ठीक, नो मिनिस्टर एंड नो ऑफिसर, ये देखो, नो मिनिस्टर एंड नो ऑफिसर। अब हमें लगता है कि भाई ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, वो कह रहा ना कोई मंत्री ना कोई ऑफिसर, तो ये सिंगुलर कंसिडर होगा। यहां भी हम गड़बड़ कर देते हैं, तो आंसर इसका होगा वॉज, तो आंसर इसका माना जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नो पेन नो नोटबुक, ना कोई पेन ना कोई नोटबुक। अब इसका मतलब ये सिंगुलर है।
अगर ये सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर ही आना चाहिए, तो आंसर इसका हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन नो जस्टिफिकेशन, ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई जस्टिफिकेशन जो है सफिशिएंट माना गया। तो अब ये कैसा सब्जेक्ट होगा? अब ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वॉज। तो आंसर इसका कुछ बी बनेगा। ठीक है, खत्म। अब ये है हमारा टाइप 44 है नाउन इन एपोजिशन। बस आप ये बात समझ लो कि नाउन इन एपोजिशन होता क्या है। मैं आपको पिक्चर मेथड से समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आई कॉमा द ब्रदर ऑफ रवि, आई कॉमा द ब्रदर ऑफ रवि इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर, गिल्टी। मुझे इज एम आर में से आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा। दूसरा, यू द फादर ऑफ राजन हैज ऑब्लिग हैव टू मीट द प्रिंसिपल। चलो आंसर बताओ क्या होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट को ही रिप्लेस कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हो, तो उसी को कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आंसर जो होगा कभी भी नाउन इन एपोजिशन के अनुसार नहीं आएगा, बस याद रखना। तो यहां आई के हिसाब से एम आएगा, आई एम गिल्टी। यहां पर यू के हिसाब से आंसर क्या आएगा? यू के हिसाब से हैव आंसर आएगा। बस यही बात वो सिखाना चाह रहा था आपको। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। दिव्या इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर, नहीं 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 नहीं, दिव्या। अच्छा, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, ये नाउन इन अपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, गलती से आ गया। ठीक है, तो इसको तो मैं ये हटा देता हूं, सीधा मैं कर देता हूं दिव्या इज। अगला, वी द टीम लीडर्स। अब ध्यान से सुनना, वी द टीम लीडर्स, तो यहां पर ये तो नाउन इन अपोजिशन आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा हमारा वी, तो वी के हिसाब से आंसर क्या होगा? वर। ही द मैनेजर, तो यहां ही के हिसाब से लाएंगे, और ही के हिसाब से आंसर क्या होगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी माई बेस्ट फ्रेंड, तो शी के हिसाब से जाएंगे, दैट इज। यू द कैप्टन, अब कैप्टन के हिसाब से देखोगे तो वॉज आएगा, लेकिन यू के हिसाब से आएगा, ये होगा हमारा वर। दे द वॉलेंटियर्स, तो दे के हिसाब से जाएंगे, आंसर होगा हमारा हैव। ठीक है, बात समझ में गया? डेफिनेशन ऑफ नाउन इन एपोजिशन, ये मैंने बताई दी कि नाउन इन एपोजिशन की परिभाषा क्या होती है। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? नाउन इन एपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन की, सॉरी नाउन कह रहा हूं, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये रहा नाउन इन अपोजिशन के मामले में वर्ब का प्रयोग पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर या वचन, सीधी सी वही बात है जो मैंने आपको पिक्चर में समझाया, ये रहा। ठीक है जी। और नाउन इन अपोजिशन होता क्या है? नाउन इन अपोजिशन वो नाउन होता है जो सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। तो बस यही हो गया यहां पर। ये नाउन इन अपोजिशन मैंने लिख दिया आपके लिए, ये भी नाउन इन अपोजिशन, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसके हिसाब से मत लगाना कभी भी। ठीक है जी, हो गई बात खत्म? क्लियर हो गया मुद्दा? ये और है लास्ट, when a noun or noun phrase is used to modify another noun by renaming the same person, place or thing, it is called noun in apposition। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन हमें गलती से इधर आ गई, तो भैया नोट्स वाले भैया
ये नाउन इन एपोजिशन की डेफिनेशन है, ये इसको पिछले उसमें लिखना, नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन की डेफिनेशन है, इसको पीछे वाले में लिखना, ठीक है। यहां है when v1 plus ing is used as noun it is called gerund. If gerund infinitive or a clause is used as subject singular verb is used. अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं स्मोकिंग इज ऑब्लिग आर इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर मैं आपसे कहूं टू टीच इज माई प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है जी। तो चाहे सब्जेक्ट का काम इन्फिनेटिव करे और चाहे सब्जेक्ट का काम जिरेंड करे, आपका सब्जेक्ट क्या ही माना जाएगा, सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाएगा, बस यही बात उसने हमें बताई है, एग्जांपल से देख लो। रीडिंग बुक्स इज ऑब्लिग आर अ गुड हैबिट, किताबों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। अच्छी आदत किताबें नहीं है, किताबों को पढ़ना, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, जो कि क्या है, जिरेंड है। और क्योंकि ये वर्ब से बनता है जिरेंड, तो इसीलिए ये वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसके हिसाब से नहीं आता है। तो रीडिंग के हिसाब से इज आएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बुक्स के हिसाब से क्यों नहीं आया, तो मैं कहता हूं बेटा ये वर्ब से नाउन बना है जिरेंड, तो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए बुक्स के हिसाब से नहीं आया, रीडिंग के हिसाब से इज आएगा। टू स्टडी रेगुलरली, अब यहां पर सब्जेक्ट है हमारा टू स्टडी, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है टू स्टडी, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा इंप्रूव्स। डांसिंग इन द रेन इज ऑब्लिग आर अ फन, ये तीसरा होगा यहां पे और ये चौथा होगा। तो डांसिंग यहां पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से होगा इज। और राइटिंग एशेज, अब एश से इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब के हिसाब से, क्योंकि ये वर्ब ही है, लेकिन क्योंकि ये जिरेंड का काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये नाउन है यहां पर, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन बना ये वर्ब से ही है, तो जब जिरेंड सब्जेक्ट का काम करे तो वो सिंगुलर होता है, एसेज नहीं होगा, तो आंसर इसका होगा टेक्स। ठीक है भाई, लो अब लिसनिंग टू म्यूजिक, तो देखो प्रेपोजिशन है ये, इस प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, लिसनिंग, जिरेंड, सिंगुलर होता है, तो आंसर हो जाएगा काम्स। टू ट्रेवल एंड टू एक्सप्लोर, अब देखो कितने इन्फिनेटिव जुड़े हैं, एक, दो, जब दो इन्फिनेटिव जुड़ जाएं तो वो भी तो प्लूरल है, अगर एक इन्फिनेटिव होता तो सिंगुलर, लेकिन दो जुड़ गए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, प्लूरल के साथ ऐसे ये नहीं लगता, तो ब्रॉडन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब जैसे मैं कहूं लिसनिंग एंड सिंगिंग, भाई लिसनिंग अलग चीज होती है, लिसनिंग एंड सिंगिंग, सिंगिंग, काम ऑब्लिक काम्स द माइंड, दोनों ही माइंड को शांत करते हैं। अब बदल जाएगा खेल, क्योंकि अब ये प्लूरल है, दो आ गए ना, तो इसका आंसर होगा काम। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है इसमें, बस एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, क्योंकि इसका एक ही अर्थ है, ये मैंने स्टार्टिंग के रूल में करवा दिया था, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पीकर गाड़ी चलाना, ये कैसा माना जाता है, सिंगुलर, इसके अलावा सब प्लूरल, बस ये सिंगुलर है, बाकी इसके अलावा प्लूरल है। ठीक है जी। सर प्रैक्टिस शीट कब मिलेगी, प्रैक्टिस शीट बेटा अब आपको मैं कल तो नहीं दे पाऊंगा, शायद परसों दूंगा, क्योंकि आज अब यहां छुट्टी हो जाएगी, तो कल तो होली रहेगी, परसों शायद मैं आपको दे दूंगा, और फिर आप लोग इसकी वो करना। अब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करूंगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, तो इसकी प्रैक्टिस शीट आपको 4 को मिल जाएगी, या 5 को तो फाइनली दे दूंगा मैं, क्योंकि अब 2 दिन तो यहां कोई नहीं रहेगा, ठीक है, होली पे कोई रहने वाला नहीं है,
तो इसीलिए वैसे मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया पॉसिबल, है ना, बच्चों ने घर से काम कर दिया तो दे दूंगा, टाइप करना भी होता है ना उसमें, अदरवाइज तो फिर उसको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक हो गया। अच्छा, मैंने वोकैब की वीडियो अपलोड करा दी है, वोकैब सी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके उसको रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, बढ़िया मस्त उसका रिवीजन करना है। ठीक है, और मेरी तरफ से आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली भाई। हां, कंबाइंड पीडीएफ आपने बोली है, तो मैं आज के नोट्स की पहले पीडीएफ बन जाने दो, फिर इन सारी पीडीएफ्स को कंबाइंड डलवा दूंगा पूरे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की, पूरे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की एक। अब ये हर चैप्टर में होगा कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ लास्ट में पूरे चैप्टर के एक साथ। ठीक है, सेम टू यू, सेम टू यू, लव यू एवरीबॉडी, लव यू। ठीक है, चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, ज्यादा मत खेलना, खेलना पर ज्यादा नहीं। ठीक है, पानी वानी से मत खेलना, ठीक है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, चलो, लव यू भाई, नन्हे मुन्ने सारे बच्चों से मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, बाकी हम अगर खेलेंगे, वैसे तो मेरा खेलने का मन है नहीं, बट अगर होगा तो वीडियो डालेंगे फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलो आप सभी को भी ओके, बहुत सारा प्यार, लव यू एवरीबॉडी, जय हिंद।